एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। आज के इस वीडियो में 200 प्लस क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। अगर आपका भी जीडी का एग्जाम है तो आपके लिए ये क्लास 200 प्लस एग्जाम की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसको 2022 के क्वेश्चन है, कुछ 2023 के क्वेश्चन है, ये इस साल भी रिपीट हो सकते हैं दोस्तों। तो इन सभी को आप रट लीजिए, मेरा ये कहना है। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से निम्न में से क्या 7वीं पंचवार्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका आंसर है खाद्यान्नों के एक उत्पादन में वृद्धि करना। इसमें से एक मुख्य उद्देश्य ये भी था। नेक्स्ट है दोस्तों, 5वीं पंचवार्षिक योजना व 6ठी पंचवार्षिक योजना के बीच की योजना को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है दोस्तों रोलिंग एक्ट। रोलिंग एक्ट उसे कहा जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 2022 का ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 2004। काम करेंगे तब भोजन मिलेगा, ऐसा कार्यक्रम शुरू किया गया था 2004 में। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत ने निम्नलिखित में से अपनी पहली पंचवार्षिक योजना शुरू की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1951। और सही तिथि की अगर बात करूँ तो 1 अप्रैल 1951 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में 11वीं पंचवार्षिक योजना की थीम क्या थी? तो तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर जाना इसकी एक थीम थी 11वीं पंचवार्षिक योजना की। नेक्स्ट है, पंचवार्षिक योजना में स्थिरता के साथ के विशिष्ट के उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। तो चौथी पंचवार्षिक योजना स्थिरता के साथ विकास की विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, भारत की द्वितीय पंचवार्षिक योजना की समय सीमा क्या थी? तो द्वितीय थी 1956 से 1961 और फर्स्ट थी 1951 से 1956 तक। और ये दो ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और लास्ट वाली। नेक्स्ट है, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर निम्नलिखित में से गठन किया गया था। तो नीति आयोग। और नीति आयोग की जब स्थापना की थी वो की थी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने। ये रट लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 2015 में उसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारत की 7वीं पंचवार्षिक योजना की वास्तविक विकास दर क्या था? तो 60% वास्तविक विकास दर था 7वीं पंचवार्षिक योजना का। ये भी 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सभी के सभी 2022 की, कुछ 2023 के भी है दोस्तों। 8वीं पंचवार्षिक योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे 8वीं पंचवार्षिक योजना के दौरान पीवी नरसिम्हा राव। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस पंचवार्षिक योजना के दौरान कौन से प्रधानमंत्री था, इन सभी को सभी आप रट लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 10वीं पंचवार्षिक योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या था? तो 10वीं के दौरान था 7.6%। 2022 का ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की निम्नलिखित पंचवार्षिक योजना 2012 से भारत की अंतिम पंचवार्षिक योजना थी। तो 12वीं, इसका आंसर हो जाएगा सी। 12वीं इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व में पहली बार पंचवार्षिक योजना 1928 से 32 सोवियत संघ में निम्नलिखित द्वारा लागू की गई थी। तो जोसेफ स्टालिन, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और 1928 1932 तक थी और ये सबसे पहले सोवियत संघ में लगाई गई थी पहली बार, विश्व में वो भी पहली बार। नेक्स्ट है, का संक्षिप्त नाम नीति है? तो नीति NITI नीति है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इस नीति का पूर्ण नाम है, संक्षिप्त नाम है। नेक्स्ट है, भारत में 11वीं पंचवार्षिक योजना की समाविधि क्या थी? तो 2007 से 2012 11वीं की थी और 2012 से 2017 12वीं की थी। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवार्षिक योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना निम्नलिखित नेतृत्व में बनाई गई थी। तो PV महालनोबिस इसके नेतृत्व में बनाई गई थी दूसरी पंचवार्षिक योजना। 2023 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में पंचवार्षिक योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है यहाँ पर दोस्तों, तो सही हो जाएगा एक और दो, दोनों भी सही है, दोनों में से सही है। आप दोनों को रट लीजिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, दोनों भी इसमें से सही है। भारत एक आर्थिक उभरा था, आर्थिक व्यवस्था में एक उभरा था। और नेक्स्ट है, 10वीं पंचवार्षिक योजना के विकास में कुछ संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, दोनों भी सही है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम पंचवार्षिक योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवार्षिक योजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पंचवार्षिक योजना का उद्देश्य भोजन कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता को बढ़ाना था? तो 7वीं इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत बनना। नेक्स्ट है, 2023 का क्वेश्चन भी है, परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों का अनुपस्थिति कृषि उत्पादकों को निम्नलिखित की ओर ले जाता है। तो निम्न स्तर, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई थी। तो पंजाब गेहूं के प्रतिशत में अगर पूछा जाए, प्रतिशत वारी पूछा जाए तो पंजाब फर्स्ट नंबर पर है। और प्रतिशत वारी ना पूछा जाए
तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है। और 2022 का एक क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में उच्च उपज देने वाली किस्मों के लिए की गई थी। चावल और गेहूँ, ये बताने की जरूरत ही नहीं, चावल और गेहूँ के लिए हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? तो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता एक लाभ है हरित क्रांति का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित की स्थापना 1963 में बीज क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HYC बीजों की भूल भंडार की गई थी। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय बीज निगम, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में किसानों पर हरित क्रांति का प्रभाव बारे में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए। तो इसका आंसर है न तो एक नहीं दो, इसका सही आंसर है, ये कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इस दोनों की थोड़े गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति शब्द 1950 और 1960 के दशक के दौरान मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई एक नई कृषि तकनीक को कहा जाता है। तो फिलीपींस इसका आंसर हो जाएगा, फिलीपींस। नेक्स्ट है, हरित क्रांति ने फसल की पैदावार उल्लेखनीय वृद्धि और भारतीय कृषि को बदल दिया, जिसकी उल्लेखनीय कमियों में से क्या थी? पर्यावरण अवनयन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है। तो विपणन अधिवेश, इसका आंसर हो जाएगा 2023 का क्वेश्चन भी है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में उद्योगों को निम्नलिखित में से श्रेणियों में वर्गीकरण किया है। तो तीन श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में किस पंचवार्ष लघु उद्योग को निम्नलिखित के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है? तो किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SME का पूर्ण रूप स्मॉल एंड क्या है? तो इसका आंसर है मीडियम साइज, स्मॉल एंड मीडियम साइज, इसका आंसर हो जाएगा SME का पूर्ण रूप। नेक्स्ट है, किस देश की विनिर्माण उद्योगों को विकास की मापी जाती है? आर्थिक मजबूती, इसका आंसर है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, GDP का प्रमुख उपयोग क्या है? तो इसका आंसर है किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना, GDP का प्रमुख उपयोग है। 2021 का यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दो या इसमें अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है? पूछा है, नहीं हो सकता है, तो रोजगार, इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर रोजगार। 2021 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय गणना में शामिल नहीं किया जा सकता? तो गृहिणी का कार्य, इसका आंसर हो जाएगा गृहिणी का कार्य। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा GDP में किए गए योगदान से ही निम्नलिखित तैयार होता है। तो अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है GDP के योगदान से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित को एक कारण के रूप में लिया जाता है। तो निर्यात को एक कारण के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित अर्थव्यवस्था को सभी फर्मों में सकल मूल्य वर्धित का कुल योग GDP है। GDP बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैयक्तिक प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पूछा है दोस्तों यहाँ पर, तो C इसका आंसर हो जाएगा। वैयक्तिक प्रयोज्य आय, वैयक्तिक एक अदायगी गैर कर अदायगी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह अभी सही है पूछा है, तो ये है NNP, GNP मूल रास, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि देश की निम्नलिखित गतिविधि के स्तर को मापने के लिए बही खाता प्रणाली है। तो आर्थिक बही खाता प्रणाली है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय C घरेलू खपत, G निवेश व्यय, NX प्लस शुद्ध निर्यात, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरकारी व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा GNP का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका आंसर है। नेक्स्ट है, किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का अर्थात निम्नलिखित के रूप में प्राप्त होता है। तो कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद NNP की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में से क्या हटाया जाता है? तो रास हटाया दिया जाता है। नेक्स्ट है, निर्गम मूल्य क्या है? यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है, निर्गम मूल्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे तरल अस्थियों तथा मांग एवं अवादिदेयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो संवैधानिक चलनीति अनुपात, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, RBI के अनुसार 1960 के दशक में भारत की GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत थी? तो 38.7% थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के पास भारत में बैंक नोट
जारी करने की एकमात्र अधिकार है तो भारतीय रिजर्व बैंक, इसी के पास है। भारतीय नोट ये जारी कर सकती है और इसमें कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि नगद के रूप में रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे निम्नलिखित कहा जाता है। तो वैधानिक तरलता अनुपात, इसका आंसर हो जाएगा वैधानिक अनुपात, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सरकारी बैंक राज्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है तो बी सहकारी समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक LLF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध बैंकों के तरलता उद्देश्यों को है, उसे निम्नलिखित कहा जाता है। तो रिवर्स रेपो दर, इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह दर जिसमें रिजर्व बैंक विनिमय पत्र या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या पूर्ण बट्टा करने के लिए तैयार होता है, उसे निम्नलिखित कहा जाता है। तो बैंक दर, इसका आंसर हो जाएगा बैंक दर कहा जाता है। नेक्स्ट है, RBI निम्नलिखित में से मौद्रिक लिखितों में से कौन सा प्रकृति में गुणात्मक है? तो मोरल सुएशन, इसका आंसर हो जाएगा मोरल सुएशन। नेक्स्ट है, करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें कानूनी निविदा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि सार्वजनिक ऋण में भविष्य में निर्गत में वृद्धि निम्नलिखित होती है तो यह एक प्रकार का बोझ होता है, कम, इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? तो M1, इसका आंसर है M1, 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बैंक दर में से कमी मुद्रापूर्ति में कर सकती है, वृद्धि कर सकती है दोस्तों। नेक्स्ट है, मुद्रा संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा यहाँ पर? तो ये और दोनों, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्तन है, एक निश्चित समय में लोगों को संरक्षण करने वाली कुल मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है, इसका आंसर ये और दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, 61 के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस विनिमय करने का अधिकार है, इसका आंसर है बैंक ऑफ रिजर्व। बैंक ऑफ रिजर्व एक ऐसी बैंक है जो सभी बैंकों पर नियंत्रण रखती है और इसमें कोई व्यक्ति अपने खाता नहीं खोल सकता। ये एग्जाम में पूछा गया है, कोई व्यक्ति कहाँ पर अपना खाता नहीं खोल सकता? तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को निम्नलिखित के दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली, 1990, इसका आंसर 1990 है। नेक्स्ट है, किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं कहलाती है? तो परिसंपत्तियां कहलाती है। नेक्स्ट है, माइक्रो फाइनेंस संस्था निम्नलिखित को वे सेवाओं प्रदान करती है कम आय वाले व्यक्तियों, इसका आंसर हो जाएगा सेवाओं प्रदान करती है। ऋण एक निर्माण का करते क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है, देयता, इसका आंसर ये कोई बताने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सरकार द्वारा निर्गमित बंध पत्र की खरीद और बिक्री कहलाता है? तो खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट में भाग में रूप में 21 वर्ष पेश किया गया था? तो 1950 से 1951, इसका आंसर है 1950 से 1951 केंद्रीय बजट के रूप में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है पूछा है दोस्तों यहाँ पर, तो डी इसमें से गलत है और ये B C ये तीनों के तीनों सही है। ये देख लीजिए आप कौन सा सही है और क्या क्या इसमें से आ सकता है। नेक्स्ट है, इस राजस्व प्रांतीय जिसका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाता है? तो गैर प्रतिदेय कहलाता है, गैर प्रतिदेय। नेक्स्ट है, बजट दस्तावेज कुल व्यय को निम्नलिखित में वर्गीकरण करते हैं? तो योजनागत और गैर योजनागत व्यय। नेक्स्ट है, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्रांतियों और राजस्व व्यय के संबंधित होता है, निम्नलिखित कहलाता है? तो राजस्व बजट, इसका आंसर हो जाएगा। 2022 का एक क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है पूछा यहाँ पर? तो योजना पूंजीगत व्यय इसमें से नहीं है सरकार का हिस्सा, और कर राजस्व, गैर कर राजस्व, योजना राजस्व व्यय, ये तीनों भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित एक अधिनियम था जो वस्तुओं सेवाओं अंतर्राज्य आपूर्ति पर कर लगाने, संग्रह करने, प्रावधान करने के लिए पारित किया गया था? तो इसका आंसर डी है, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2022 का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है, बजट प्रत्येक हेतु सरकार के अनुमानित प्रांतियों और व्यय का विवरण है, वित्तीय वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय वर्ष। और जो ये वर्ष है 1 अप्रैल को लगता है, न्यू वर्ष असल में 1 अप्रैल को लगता है। नेक्स्ट है,
सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है, जो राजकोषीय घाटा का सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार एक संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार में अपने एकत्रित राजस्व के बराबर राशि खर्च कर सकती है, की स्थिति कहलाती है? संतुलित बजट इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों, जीएसटी आपको पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा जीएसटी। नेक्स्ट है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के निम्नलिखित उत्पादित अंतिम माल सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाता है? भीतर, इसका आंसर हो जाएगा भीतर। नेक्स्ट है, भीतर उत्पादन। नेक्स्ट है, निव्वल मूल्य बरोबर परिसंपत्तियां बरोबर देयता है, इसका आंसर देयता है, 2022 का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बजट के भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद की गई थी, तो कब बंद की गई थी पूछा है? तो 1997 में बंद की गई थी, 2022 में पूछा भी है। नेक्स्ट है, पूंजीगत प्रांतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कथन को पढ़िए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये और बी, दोनों भी इसका सही आंसर है, ये और बी दोनों भी इसका आंसर सही है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो दोस्तों, आप पढ़ लीजिए, ये और बी दोनों भी सही है। नेक्स्ट है, घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित में से कथन को पढ़िए, तो घाटे में पूछा है यहाँ पर, तो ये और बी दोनों भी इसमें से सही आंसर है, और दोनों पढ़ लीजिए दोस्तों आप, घाटे में क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति को घरेलू उत्पादकों के विदेश प्रतिस्पर्धा में बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा मुख्य रूप क्या है? तो प्रशुल्क और कोटा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार के व्यय वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है यहाँ पर दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ये और बी दोनों भी सही है, ये दोनों भी सही आंसर है दोस्तों, पढ़ लीजिए, दोनों भी सही है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिनमें भौतिक वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता है? नहीं पूछा है यहाँ पर दोस्तों, तो राजस्व व्यय इसका आंसर हो जाएगा, तीनों भी सही है, और राजस्व व्यय इसमें से सही नहीं है, 2023 इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय को कुल प्रांतियों के बीच अंतर को दर्शाता है? तो राजकोषीय घाटा दर्शाता है। नेक्स्ट है, जीडीपी अपस्फीतीकरण को मूल्य अपस्फीतीकरण भी कहलाता है, तो अंतर्निहित इसका आंसर हो जाएगा, 2021 का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो, इसे कम करने के लिए हो, या निम्नलिखित कार्य कहलाता है? तो स्थितीकरण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति में निम्नलिखित 25.2% दर्ज की गई थी, जो मुख्य रूप से उसके पिछले वर्ष खरीफ फसलों के खराब होने जाने के कारण कच्चे तेल के मूल्य को बढ़ोतरी कारण हुआ था, 1974 तो 1975। नेक्स्ट है, किस कारण आयातित सामान अधिक महंगा होता है? तो प्रशुल्कों के कारण आयातित जो सामान होता है जो मंगाते हैं, वो प्रशुल्कों के कारण महंगा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आयात को प्रतिबंधित करता है, घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है, तो ये और भी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने विदेशी मुद्रा लाने का मदद करता है, तो निर्मित वस्तुओं का निर्यात करता है। नेक्स्ट है, घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत कहलाती है, तो मौद्रिक विनिमय दर कहलाती है। नेक्स्ट है, आयात को घरेलू उत्पादन में बदलने का प्रतिस्पर्धित करने की नीति को क्या कहते हैं? तो आयात प्रतिस्पादन, इसका आंसर हो जाएगा आयात प्रतिस्पादन। नेक्स्ट है, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे निम्नलिखित की स्थिति के रूप में जाना जाता है? तो व्यापार अधिशेष, इसका आंसर हो जाएगा व्यापार अधिशेष। नेक्स्ट है, व्यापार का निम्नलिखित शेष वह होता है इसमें निर्यात को कई घरेलू वस्तुओं का मूल्य आयातित विदेशी वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है, तो अनुकूल, इसका आंसर हो जाएगा अनुकूल, 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट, निव्वल निर्यात बरोबर कुल निर्यात बरोबर कुल आयात, निव्वल निर्यात कुल आयात, इसका आंसर है। नेक्स्ट है, माल का निर्यात निम्नलिखित को बढ़ाता है, तो विदेशी मुद्रा को बढ़ाता है माल का निर्यात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सरकार के राजस्व व्यय की राजस्व प्रांतियों से अधिकता को संदर्भित करता है, तो राजस्व घाटा, इसका आंसर हो जाएगा राजस्व घाटा। नेक्स्ट है, धनात्मक शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार निम्नलिखित होती है, तो अधिशेष, इसका आंसर हो जाएगा, 2022 का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई थी, तो 1991 इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है,
वे श्रमिक जो अपनी आजीविका को कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक है और उसका संचालन करते हैं, उन्हें निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। तो स्वनियोजित, स्वनियोजित ये बताने की जरूरत ही नहीं, आप सभी को पता ही होगा स्वनियोजित। उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धारित रेखा के अंदर रूप से बाहर होते हैं, रहते हैं। तो चक्रीय निर्धन, इसका सही आंसर है चक्रीय निर्धन। 2022 का ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका भारत सरकार के अंतर्गत आता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है किसने स्वतंत्रता पूर्व गरीब की रेखा अधिनिवार्य प्रस्तुत की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी को निम्नलिखित के रूप में मापा जाता है, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के रूप में बेरोजगारी को मापा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? तो केवल एक और दो इसमें से है, एक होता था दो, तो मौसमी बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी सिर्फ और सिर्फ 4 महीने की होती है, सिर्फ मौसम आने के बाद ही वो रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों के आवर्त किया गया था? तो 200 जिलों के आवर्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। योजना आयोग 1950 में स्थापना हुई थी और 1915 में योजना आयोग की जो स्थापना थी, वो योजना आयोग को बदल कर नीति आयोग कर दिया गया था, और ये नीति आयोग किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में वही थे, और इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, याद रखिए। नेक्स्ट है कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी निश्चित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की गई थी शुरुआत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कृषि क्षेत्र द्वारा किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी यदि वह वर्ष के कुछ समय के लिए आंतरिक मजदूरों को नियुक्त कर देता है और फसल कटाई के मौसम? तो मौसमी बेरोजगारी मैंने कहा था, इसका आंसर मौसमी बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी सिर्फ 4 महीने की होती है। बेरोजगारी के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है, तो उन्मूलन, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह बेरोजगारी से पीड़ित है? प्रचंड बेरोजगारी, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को निम्नलिखित कहा जाता है? तो चक्रीय बेरोजगारी, इसका आंसर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट है तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी? तो 1991, इसका आंसर है 1991। नेक्स्ट है बेरोजगारी दर की गणना के अनुपात के रूप में की जाती है? तो बेरोजगारी श्रमिक और श्रम बल, डी इसका आंसर हो जाएगा, रूप में की जाती है। नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादक आउटपुट में योगदान नहीं दे रहा है, तो इसे के रूप में जाना जाता है? तो प्रचंड बेरोजगारी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से किस उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहाँ संतुलित मूल्य साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति की मांग बराबर होती है? तो बाजार संतुलन, इसका आंसर हो जाएगा बाजार संतुलन। नेक्स्ट है एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फार्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फार्मों की निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती। इसी बाजार संरचना को निम्नलिखित कहते हैं? तो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है यम3, इसका आंसर हो जाएगा यम3। नेक्स्ट है एक वर्ष के दौरान एक फर्म की बरोबर दौरान फर्म उत्पादन के दौरान फर्म की बिक्री, तो माल सूची में परिवर्तन बरोबर वर्ष के दौरान फर्म की उत्पादक वर्ष में फर्म बिक्री, बी। नेक्स्ट है दोस्तों उद्योगों का एक समूह जो शहरी क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने वाली प्रवृत्ति रखा है, उससे क्या कहा जाता है? तो उसे समूहन अर्थव्यवस्था कहते हैं दोस्तों, बी इसका आंसर हो जाएगा समूहन अर्थव्यवस्था। 2022 का ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट विश्व बैंक के द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? तो निम्न वर्ग मध्य आय वर्ग में भारत आता है, निम्न मध्य आय वर्ग में। 2021 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिवर्ष सर्वेक्षण कौन करता है? तो एनएसएसओ करता है। 2022 का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से स्वामित्व में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार की स्वाधीन में है, कोई पूछने की जरूरत ही नहीं, बताने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण
वर्ष ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट के रूप में नामित किया गया है? तो 2005 इसका आंसर हो जाएगा, 2005। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।